हेलो साथियों, आज आपके सामने ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूँ। आज के आपके सिनेमा घरों में एक बड़ी बेहतरीन फिल्म लगी है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। लगने से पहले विवाद हो गया है, तो विवाद क्या है, विवाद के पीछे कारण क्या है और हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मोटिवेटेड स्पीकर हूँ मैं, हर चीज़ से सीखने में विश्वास रखता हूँ। इसी का विश्लेषण करने के लिए आज मैं आपके सामने फिर एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। आखिर फिल्म बनी है तो कुछ ना कुछ महत्व इसमें जरूर रहा होगा, तो इसी का विश्लेषण करने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले चौहान वंश कौन था, कहाँ से भाई आया, तो इसके विषय में जानकारी का एक बढ़िया सूत्र है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने सबसे पहले मैं बताया कि चौहान वंश की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है, अर्थात अग्निकुंड को जलाया गया, उसमें कई राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई, उसमें चौहान भी एक वंश था। हालांकि बड़ी हंसी की बात है, एक अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी हम इसमें विवाद के चीज़ में हम नहीं जाना चाहते। खैर, उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं सदी में उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली, जयपुर, अजमेर और इस तरह के इन स्थानों पर एक तकड़ा राजवंश शासन कर रहा था जिसको कहते हैं चौहान। ठीक है, और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान पर यह फिल्म क्यों बनी? विग्रहराज चतुर्थ भी बन सकती थी, बहुत सारे चौहान वंश के शक्तिशाली शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान पे ये फिल्म क्यों बनी है, इसका विश्लेषण करेंगे और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसको हम देखें। साथियों, पृथ्वीराज चौहान को समझने से पहले उसकी पर्सनैलिटी को समझ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान एक 6 फुट लंबा शक्तिशाली शासक था, वीर था, कर्मठ योद्धा था, तीर बहुत अच्छी तरह चलाना जाता था, तलवार भी जानता था, और उसके दरबार में बड़े बड़े वीर लोग रहते थे, बड़े कवि थे। और उस सांस्कृतिक दृष्टि की बात करें, राजनीतिक दृष्टि की बात करें, आर्थिक दृष्टि से बात करें, तो पूरा शासन चौहान बिल्कुल तगड़ा शासन हम पृथ्वीराज चौहान का दिखाई देता है। लेकिन साथियों, बात यहाँ उसके शासन की नहीं है या प्रशासन की नहीं है, बात यह है कि उसमें फिल्म बनी है तो उसमें क्या चीज़ें आप लोग देखेंगे और क्या चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इसी का प्रयास करें। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है ट्विस्ट। अच्छा शासन है, पूरा शासन बढ़िया पृथ्वीराज चौहान कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट आ जाता है साथी। कहाँ? मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश से भारत पर एक तगड़ा आक्रमण करता है और तराई के मैदान में अपने लड़ाकों के साथ खड़ा होकर पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है, और पृथ्वीराज चौहान खुले मन से, खुले तरीके से उसकी चुनौतियों को स्वीकार करता है और उसकी चुनौती को चंद घंटों में ही चकनाचूर कर देता है और मजबूर कर देता है मोहम्मद गोरी को भागने के लिए। मोहम्मद गोरी के सपनों में भी ऐसा नज़र नहीं उसे आ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान इतना तकड़ा शक्तिशाली शासक है। अनेक इस्लामिक इतिहासकारों ने इस बात के लिए पृथ्वीराज चौहान की पूरी प्रशंसा करी है। लेकिन साथियों, कहानी शुरू होती है, खत्म नहीं। उसके तुरंत बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर दूसरा हमला मोहम्मद गोरी करता है। फिर दोनों सेनाएं तराई के मैदान में आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन साथियों, परिणाम आपके भयानक होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और इसी के साथ भारत में इस्लाम का आगमन हो जाता है और ये तय हो जाता है कि भारत में इस टाइम सत्ता कौन करेगी। इस बात को लेकर ही ये 2 युद्धों का विश्लेषण किया जाता है। कोई बात नहीं, देखो साथियों, युद्ध होते हैं, हारते हैं, सब चीज़ होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पे ही फिल्म क्यों? ये एक प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान पे ही फिल्म क्यों बनी, इस बात का विश्लेषण हमने यहाँ करा है। देखिए, उत्तर भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान सबसे शक्तिशाली शासक था, लेकिन यदि उसकी कुछ भूलें ना होती तो परिणाम आज कुछ और होता। जैसे प्रथम भूल क्या हुई? प्रथम भूल पृथ्वीराज चौहान ने तराई के प्रथम युद्ध में यानी 1191 में करी, जब मोहम्मद गोरी को उसने हरा दिया था तो भागते हुए उसे छोड़ दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं साथियों, युद्ध छोड़ने से नहीं, मारने से जीते जाते हैं। यदि वो उसको वहीं मार देता मोहम्मद गोरी को, तो भारत को आज वो दिन देखना ही ना पड़ता और पृथ्वीराज चौहान आज एक छत्र शासन करना था। चौहान वंश हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो थी वो पूरी तरह साकार हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। पहली गलती पृथ्वीराज चौहान ने याद। दूसरी गलती, संयोगता से स्वयंवर। आप सोच रहे संयोगता को ना, संयोगता गढ़वाल वंश के, कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक गढ़वाल वंश से जयचंद की पुत्री थी संयोगता। जयचंद उससे बहुत शक्तिशाली शासक था और उसने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक स्वयंवर किया था, जिसमें उसने
पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। इससे वो आहत था और वो संयोग तक उठा कर ले गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं उससे प्रेम करता था इसलिए उठा कर ले गया था। हम सभी जानते साथियों, एवरीथिंग इज़ अ फेयर एंड लव एंड वॉर, भाई प्यार में सभी जायज़ है, सब चीज़ चलती है, लेकिन बलिदान मांगता है यार, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ी पूरे देश को। क्यों? 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गौरी से, वो 1192 में कैसे हार गया? ये कहानी इससे ही तो शुरू होती है। क्योंकि इस समय कन्नौज का शासक जयचंद ने उसकी कोई सहायता नहीं करी। हालांकि 150 लोग उसके साथ लड़ रहे थे आसपास के राज, लेकिन गढ़वाल वंश का शासक उसके साथ नहीं लड़ा और परिणाम तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। इस बात को लेकर हमेशा आलोचना पृथ्वीराज चौहान की जाती है। तीसरी बड़ी गलती क्या थी? राजपूतों में एकता का अभाव था, इसलिए भी वे लोग हार गए। हम जानते थे एकता बहुत जरूरी है। देखो कितनी अजीब बात लगती है साथियों, एक व्यक्ति गौर से चला और यहाँ पर इतने सारे हमारे हिंदू शासक थे, मिलकर उसका एक व्यक्ति को हराने पे नाकामयाब रहे। तो बड़ा अजीब सा लगता है हमें, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम जब ये देखते हैं यार एक आदमी आया और हमारे पूरे घर में हमें पीट के चला गया। भाई चन्ना पीट के चला गया, बल्कि इस्लामिक सत्ता स्थापित कर ली, सल्तनत काल हो गया, फिर मुगल काल हो गया और कम से कम फिर 1947 तक भारत लगभग गुलाम ही बना रहा। हालांकि बाद में भारत में हिंदू और मुसलमानों ने एक संगठन करके अंग्रेजों का सामना करा, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि चीज़ें यहाँ से बदल गई थी। तो भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को इसलिए याद किया जा सकता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान थोड़ी सी राजनीतिक भूले ना करता, थोड़े दिमाग से काम करता, तो आज शायद हिंदू राष्ट्र बना रह जा सकता था और पूरे भारत पर चौहानों का शासन हो सकता था, जिससे कि भारतीयों के लिए एक नई संस्कृति का जन्म ना होता और एक विवाद की घड़ी ना होती। हालांकि साथियों फिल्म में आप ये चीज़ें नहीं देखने को मिले, ये पक्ष आपको नहीं दिखाया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं दिखाया जाएगा, जाकर देख लेना। फिल्म में दिखाया जाएगा पृथ्वीराज चौहान तगड़ा है, फिर घोड़े पे आता है, संयोगता से प्रेम कहानी, क्योंकि प्रेम कहानी देखना लोग पसंद करते हैं, और प्रेम कहानी पूरी तरह से दिखाई जाएगी और पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान को लड़ता दिखाया जाएगा और मरने में भी कुछ ट्विस्ट ढूंढ लेंगे उसका, मरने में कुछ ट्विस्ट ढूंढ लेंगे, लेकिन साथियों वास्तविकता से थोड़ी सी अलग है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, साथियों, मेरे सहभागियों, जो भी चीज़ को देखना हो इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। पूरी फिल्म को इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए कि 15 साल पृथ्वीराज चौहान ने अगर शासन किया है, अगर तरीके से काम होता तो ये शासन 50 साल तक भी हो सकता था, 100 साल तक भी बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो कुछ भूले, कुछ विवाद, इन चीज़ों से हमें सीख मिलती है। अब इससे क्या सीखे हम इससे ये सीखे कि एक तो एकता बहुत जरूरी है भाई। एकता यदि हम में होगी तो दूसरा व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति हमें पीट नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये होती है भाई कि देखो शादी भी एक बढ़िया प्रश्न है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े विवाद को पैदा करने की जरूरत नहीं है भाई, उसमें भी संभल के चलने की जरूरत है। तीसरी, पड़ोसी से कभी विवाद मत करो, कि कन्नौज के शासक से विवाद बहुत महंगा पड़ा पृथ्वीराज चौहान को। तो साथियों इतिहास हमेशा हमें कुछ सिखाता है, बस आपके पास देखने का नज़रिया होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो इतिहास इतना सिखाता है आपको कि आप बचपन से लेकर जीवन तक की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन चीज़ों से सीख सकें। तो साथियों पृथ्वीराज चौहान को देखिए, फिल्म को आज देखिए इसमें क्या है, मैं भी देखूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। इसके बाद साथ ही गुड बाय, फिर मिलेंगे साथियों। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म को जरूर देखना और इन चीज़ों को खोजने की कोशिश करना कि क्या उसमें है या गायब है।